पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। इसी के बाद आज यूपी बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए। हाई स्कूल में इस बार 99.53% और इंटरमीडिएट में 97.88% छात्र पास हुए हैं। upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर आप भी अपना 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। यूपी बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट इस बार 50:40:10 के फॉर्मूले से जारी किया गया है। इन परीक्षार्थियों में 14,74,317 बालक तथा 11,35,930 बालिकाएं हैं, जिनमें से 14,37,033 बालक, 11,17,780 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बता दें कि इस साल छात्रों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। जो भी छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उन्हें आगे परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए गए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये परिणाम जारी किए। हाई स्कूल में 1,47,725 छात्र थे, जिनमें से 1,46,386 छात्र पास घोषित किए गए। इस बार हाई स्कूल में 99.09% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 99.30% छात्र और 98.86% छात्राएं शामिल हैं। वहीं 12वीं में 1,21,705 छात्र थे और 99.56% छात्र पास घोषित किए गए हैं। इसमें से 99.40% छात्र और 99.71% छात्राएं पास घोषित की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार का रिजल्ट छात्रों की पिछली परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है और इस बार कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। शिलान्यास स्थल पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा एसीएस होम अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल ने लिया। अमित शाह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। शिलान्यास स्थल पर ही गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के सारे नियम, कायदे, कानूनों का पालन करते हुए यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि यहीं पर अपने भाषण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूंक देंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। जेवर एयरपोर्ट के लिए योगी सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई। 90 साल के लिए जमीन ट्रांसफर की गई है। बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगा। प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित भूमि को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। अगले सप्ताह तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को भूमि का कब्जा सौंप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई अब वास्तविक हकीकत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी कर रही है। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को आज संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से बात की और कहा कि आप जैसे युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपकी हर गतिविधि में नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना झलकनी चाहिए। पीएम ने कहा कि आपको एक मंत्र हमेशा याद रखना होगा कि फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसले लें उसमें देश हित होना जरूरी है। कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले
पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो, ये आप लोगों को ही करना है। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस की छवि सुधारने के लिए युवा अफसरों को अहम भूमिका निभानी होगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। जैश-ए-मोहम्मद के एक टॉप आतंकी को मारकर सुरक्षा बलों ने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टॉप पाकिस्तानी आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मार गिराया गया है। अबू सैफुल्लाह, जिसे अदनान इस्माइल और लंबू के नाम से भी ये जाना जाता है और 2017 से ही घाटी में सक्रिय था, जो पुलवामा जिले के त्राल के हंगलमर्ग में एनकाउंटर के दौरान एक अन्य आतंकवादी के साथ मारा गया। इतना ही नहीं, ये आतंकी मसूद अजहर का भी काफी करीबी बताया जाता था। आर्मी पुलिस मिलके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज मॉर्निंग में फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें जैश के 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है, जिसको लंबू भाई बोलते हैं, अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह भी बोलते हैं। असली हम उसका इस्माइल मौलवी है, जो लेस्पोरा अटैक 2019 में इन्वॉल्व था। आतंकी अदनान पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन में रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर और अम्मार का एक मजबूत सहयोगी था। बताया जा रहा है कि वो वाहन से चलने वाले आईईडी के विशेषज्ञ था, जिसका अफगानिस्तान में नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और 2019 के पुलवामा हमले में भी इसी का उपयोग किया गया था, जिसमें भारत के करीब 40 जवान शहीद हुए थे। बीएसपी ने आज मथुरा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने आए पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने वृंदावन जाकर पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। कार्यक्रम में बीएसपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्रा ने हमेशा की तरह बीजेपी पर ब्राह्मणों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। नए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और खास तौर से उसमें ब्राह्मण समाज जिस तरह से आतंकित है, प्रताड़ित है, उसको उसके बीच में जा करके उनकी बात सुन करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे निकले। भाजपा का कहना है कि ब्राह्मण कहीं नहीं। बता दें कि बीएसपी आने वाले चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है और इसकी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पार्टी के ब्राह्मण चेहरे और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि काला जठेड़ी पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर्स शामिल हैं। काला जठेड़ी हाल ही में ओलंपिक विनर और अब हत्या के आरोपी रेसलर सुशील कुमार के साथ कनेक्शन के चलते सुर्खियों में आया था। काला जठेड़ी के साथ स्पेशल सेल के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अनुराधा उर्फ मैडम मिन्स को भी गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में मारे गए आनंदपाल सिंह की अनुराधा गर्लफ्रेंड थी। उस पर राजस्थान में फिरौती, किडनैपिंग, हत्या की साजिश जैसे गंभीर केस दर्ज है। राजस्थान पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के दौरान वो फरार हो गई थी और फिर उसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई थी। पिछले 9 महीने से दोनों साथ रह रहे थे। अनुराधा के इशारे पर काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और कत्ल जैसे संगीन वारदातों को अंजाम देता था। कानपुर में पान मसाला का कारोबार करने वाली एसएनके कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी लगातार जारी है। कंपनी मालिक के आवास, फैक्ट्री, गोदाम समेत 31 से अधिक जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है। सूत्रों की माने तो अब तक की छापेमारी में 52 लाख रुपए नकद और 8 किलो सोना भी बरामद किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में कागजों में फर्जी कंपनियां चलाए जाने का भी पता चला। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की 6 टीमों ने 4 दिन पूर्व एसएनके ग्रुप के मकान, दुकान, फैक्ट्री और रेजिडेंस ऑफिस पर छापेमारी की शुरुआत की। इस वक्त मैं कानपुर के स्वरूप नगर के उनके उस आवास पर खड़ा हूँ। मेरे ठीक सामने के कुरेले ये निवास है, जहां इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। 7/1969 कुरेले निवास है, जहां ये इनकम टैक्स की कई टीमें 31 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं और आज चौथा दिन है। अगर इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो 400 करोड़ से ज़्यादा का हेरफेर अभी उभर के सामने आया है। प्रयागराज के यमुनापार इलाके के घूरपुर इलाके में टाटा मोटर्स के मैनेजर पर हमले के आरोपी बबलू पंडित को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि बेखौफ दबंगों ने 28 जुलाई को टाटा मोटर्स के वर्कशॉप पर हमला बोल दिया था और उन्होंने वर्कशॉप मैनेजर को लात घूंसों से जमकर पीटा था। मारपीट की घटना वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 30 जुलाई को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अन्य जो आरोपी थे उनकी भी शिनाख्त की जा रही है और बहुत जल्द सभी लोगों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।
दरअसल कार का मेंटेनेंस चार्ज मांगने को लेकर झगड़ा हुआ था। बबलू पंडित दबंगई के बल पर फ्री में गाड़ी का काम कराना चाहता था और ऐसा नहीं होने पर उसने मारपीट शुरू कर दी थी। संभल से आज एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहाँ महज 120 रुपए के लिए एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक एक रंगबाज ने कल रात उसका तंदूर चुरा लिया और तंदूर देने के बदले पैसे मांगे, जिसे न देने पर दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी। इस दौरान रंगबाज और उसके भाई ने उसे चाकू से गोद दिया। पहले उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हुई। शाम को एक युवक जिसका नाम मोहम्मद रेहान है, उम्र 23 वर्ष, एक तंदूर की दुकान पर काम करता था। पास में रहने वाले सलमान व उसके 2 अन्य भाइयों के द्वारा चाकू मारकर इसको घायल कर दिया गया। उपचार के दौरान ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। झगड़े का कारण तंदूर को होकर लेने वाली लेन देन बताया जा रहा है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।